चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 10 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लीगल प्रोविजन है। कल हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बेसिक चीजें थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो बेसिक जो चैप्टर था हमारा, वो 9 चैप्टर में है। अच्छा, कई बच्चों के कमेंट आए थे और मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कई बच्चों ने पूछा था कि सर आपने लास्ट की टर्मिनोलॉजी नहीं कराई या छोड़ दी आपने। 9 चैप्टर में हमारे जो सिलेबस है उसमें लास्ट में टर्मिनोलॉजी भी गिवन है, तो वो करनी है या नहीं करनी है। देखिए, टर्मिनोलॉजी मैंने इसलिए नहीं कराई या नोट्स वगैरह में भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि 10 चैप्टर में सारी टर्मिनोलॉजी जो कि इंपॉर्टेंट है, हम ऑब्वियसली वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं डीप, मतलब उसमें अच्छे से डीप जाके उसमें वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने वहाँ से ओमिट कर दिया, वो चीज़ें उस पर नहीं लिखा है। बुक्स वगैरह में क्लियरली गिवन है, आपके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो एज सच कोई उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे रिपीट हो रहे हैं हमारे 10 चैप्टर में, तो वहां पर डीप जाके उसके मीनिंग प्लस लीगल प्रोविजन हम 10 चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। तो एज सच कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। यस और नो? चलिए, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद प्रपोजल, पहला जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग जितने भी टर्मिनोलॉजी है 9 चैप्टर में, उनका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जो भी सेंटेंस वगैरह या लॉ में क्या होता है, इनेक्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो मेजर हमारे पोर्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उसके बारे में डिस्कशन है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रपोजल, राइट। तो प्रपोजल के बारे में जानते हैं और उसके लीगल प्रोविजन हम जानते हैं। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस शुरू के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से एक आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, राइट। चलिए, प्रपोजल सिंपल सी बात है, जब आप किसी को ऑफर देते हैं तो डेट इज कॉल्ड प्रपोजल, राइट। आप किसी को भी कोई भी काम करवाने के लिए जो भी ऑफर देते हैं उसको प्रपोजल बोलते हैं। लीगल प्रोविजन जल्दी मैं पढ़ने वाला हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज फॉर अ प्रपोजल, 2 पार्टीज होनी चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस पॉइंट है, राइट। अगर आपको 9 चैप्टर मेरा समझ में आ गया तो 10th बिल्कुल ईजी होने वाला है, राइट। प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, काम करवाने के लिए काम अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इट मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब आप क्या करें कि सारी फॉर्मेलिटी करके लिख के उससे साइन करवा सकते हैं, या क्लियरली आप अपने वर्ड्स में उससे बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। इम्प्लाइड होता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आपने उससे एक्सप्रेसली बोलकर या फिर उससे साइन वगैरह नहीं लिए हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट से या इंप्रेशन से ये क्रिएट कर रहे हैं कि भाई मैंने तुझे ऑफर दिया है। मान के चलिए, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इसका, आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो बस स्टैंड में खड़े रहने का मेन मकसद क्या होगा आपका, बस आएगी तो आप उस पर चढ़ेंगे, राइट। तो अगर आप बस स्टैंड में खड़े हैं, बस रुकती है और आप चढ़ते हैं, तो आपके और ड्राइवर के बीच या कंडक्टर के बीच या बस का जो ओनर है उसके बीच क्या हो गया, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने उससे थोड़ी दूर तक उसकी गाड़ी में बैठे या अपने उसकी बस में बैठ के कहीं पर अपन जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी चाट वगैरह खा रहे हैं, मतलब उसके सामने जाके खड़े हो गए और वहाँ पर उसने आपको एक चाट ऑफर करी और आपने खा ली, तो आपके और उस चाट वाले के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपने उसकी सर्विसेज ले ली, दैट मीन्स अब आपको उसको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। इट मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक क्या है, एक पर्सन को हो सकता है या जनरल पब्लिक को भी ऑफर हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जनरल पब्लिक को कैसे ऑफर हो सकता है, जो मेरा डॉगी, जो मेरा पर्स, जो मेरा ये चीज़ जो खो गया है ढूंढ के लाएगा, मैं उसको पैसे दूंगा, ये होता है जनरल ऑफर। और मैंने अगर क्लास में किसी को कहा कि इसका आंसर मुझे सुरेश देगा, मुझे इसका आंसर विक्की देगा, तो ये क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। अगर क्लास में एक टीचर बोलता है कि भाई चलिए कौन देगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, तो वो जनरल ऑफर है। अगर कोई एक टीचर स्पेसिफिक नाम लेके बोलता है कि ये बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, सिंपल। प्रपोजल इज डन विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है। प्रपोजल का देने का मकसद क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना। द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, कंडीशन ऑफ ऑफर क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन इन द सेंस है कि स्पेसिफिक, मतलब वो परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस समझाया था मैंने, जब भी आप किसी को ऑफर दे तो ऑफर ऐसा देना है जिसको परफॉर्म कर पाए। ऑफर इज ओनली कंसिडर्ड एज कम्युनिकेटेड ओनली व्हेन द प्रपोज्ड पर्सन नोस अबाउट द प्रपोजल, बिल्कुल ठीक है। आपने जिस पर्सन को ऑफर दिया है, एटलीस्ट उस बंदे को तो पता होना चाहिए कि आपने उसको ऑफर दिया है, या आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है उस पर्सन को जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है।
द डिज़ायर टू ऑफर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर। जी हाँ, अपने मन में ही डिज़ायर रखना कि भैया मुझे उसको ऑफर देना है, इतने पैसों का काम करवाना है, ये करवाना है, वो ऑफर नहीं कहलाएगा। ऑफर तभी ऑफर कहलाएगा जब वो कम्युनिकेट हो, आप कि उस पर्सन को जाके क्लियरली मेंशन करें, उसको बोले, तभी वो ऑफर कहलाएगा। चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो, अपने मन में बात रखना ऑफर नहीं है, राइट। आप मन ही मन में सोचते हो कि यार मुझे अपनी सेकंड हैंड बाइक अपने फ्रेंड को बेचनी है, राइट, तो ये मतलब नहीं है उसका, ये मतलब नहीं है उसका कि भैया ये ऑफर हो गया, ऑफर नहीं है। अनलेस एंड अनटिल योर ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड ईदर ओरली और थ्रू एक्सप्रेस और थ्रू इम्प्लाइड एग्रीमेंट, तब तक वो ऑफर नहीं है। यस और नो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस। ऑफर हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑफर के लीगल प्रोविजन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता है नेक्स्ट एक्सेप्टेंस। सेम चीज़ यहीं पर भी हमें वही करनी है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब आपने ऑफर दिया है और दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, वो बन जाता है एक्सेप्टेंस। सिंपल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। बिल्कुल जिस टर्म्स एंड कंडीशन में उस बंदे ने, पहली पार्टी ने ऑफर दिया है, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में वो ऑफर को एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल कहलाएगा। इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर पहली पार्टी ने कहा है, फर्स्ट पार्टी ने कहा है कि मुझे इस ऑफ़र का रिप्लाई मुझे बाय टेलीफोन चाहिए, बाय ईमेल चाहिए, बाय जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपने उस पार्टी ने ऐसा कहा है तो आपको उसी फॉर्म में, उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको कन्वे करना पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस। यस और नो। चलिए, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, मैंने बता दिया आपको। जैसे कि एक ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के थ्रू हो सकता है, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के थ्रू हो सकता है, राइट। आपने किसी अपने फ्रेंड को बोला, मैं बता देता हूँ एक्सेप्टेंस में क्या होता है, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में एक्सप्रेस समझ जाते हैं आप कि भाई उसने आपके डॉक्यूमेंट में साइन वाइन कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं एग्री हूँ। इम्प्लाइड में क्या हो सकता है? इम्प्लाइड में आपने अपने फ़ोन करके बोला अपने फ्रेंड को, भैया मैं चाहता हूँ कि भाई तू मेरी बाइक ले ले, और उसके आपके फ्रेंड ने कुछ नहीं कहा, आप सिंपल सा समझोगे भाई हाँ भाई कुछ नहीं कहा, तो मतलब यही मतलब है। साइलेंस भी कभी कभी वो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ आ जाती है। जब पास्ट कंडक्ट में उसने ऐसा ही करा हो आपके साथ, तो आपने ऑफर दिया उसको, उसने कुछ नहीं कहा, उसने मना नहीं करा, तो आप ये समझोगे भाई उसने हाँ कर दी, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। यस और नो। या फिर देख लीजिए, आपके फादर ने आपको कुछ काम कहा, आपने मना नहीं कर पाओगे, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, राइट, आपको करना ही करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और विद इन अ रीजनेबल टाइम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में होती है और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको वो एक्सेप्टेंस देनी है। नहीं तो भैया ऑफर, एक मान के चलिए आज किसी ने आपको ऑफर दिया और 2 साल बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भैया टाइम निकल चुका है। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी। इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी, बिल्कुल ठीक है। ऑफर को एक एक्सेप्टर के पास कम्युनिकेट करना जरूरी है, वैसे एक्सेप्टेंस को भी जिसने ऑफर दिया है उसके पास कन्वे करना जरूरी है ना। आप किसी और पर्सन को बता रहे हो कि हाँ भैया मैं राजी हूं, तो क्या मतलब है, राइट। जिसने आपको ऑफर दिया है, आपको एक्सेप्टेंस भी उसी पर्सन को देनी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेंस उसी पार्टी को देनी है जिसने ऑफर आपको दिया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट बाय द कॉम्पिटेंट ऑथराइज पर्सन। बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेंस किसको देना चाहिए? या तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जिसको ऑफर मिला है उसको एक्सेप्टेंस देना है। इनकेस अगर एक्सेप्टेंस देने वाला अवेलेबल नहीं है, तो उसका फ्रेंड, उसका कोई क्लोज रिलेटिव, उसका कोई ऑथराइज पर्सन भी उसकी जगह एक्सेप्टेंस दे सकता है ऑफरी को, जिसने ऑफर दिया है, लेकिन विद द कंसेंट और द परमिशन ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की परमिशन से क्या कर सकता है, कोई और ऑथराइज पर्सन भी ऑफरी को जाकर उसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है। हाँ, आगे देखते हैं 8 पॉइंट। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है भैया, ऑफर दिया नहीं, एक्सेप्टेंस पहले दे दी, ये पॉसिबल नहीं है, या कोर्ट इसको लीगल नहीं मानता। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों को? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, राइट। चलिए, थर्ड आता है लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक क्या था? हमने ऑफर को कंप्लीट कर लिया है, लीगल प्रोविजन देख लिए, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस हमने देख लिया है, उसके लीगल प्रोविजन हमने देख लिए हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। जो एक पर्सन ऑफर दे रहा है, दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, उससे जुड़े लीगल प्रोविजन थे, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल इजी चल रहा है। चलिए आगे, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब ये टॉपिक हमने 9 चैप्टर के एक पॉइंट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, राइट, कल ही हमने पढ़ा था। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी 3-4 बंदों में होती है, या 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो मेक श्योर करने हैं कि भैया वो सही हो। जैसे कि
कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किस पर्सन में होती है, जिसका मैंने बताया था आपको, मेजर में होती है, राइट, साउंड माइंड में होती है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है अगर वो मेजर पर्सन है, दैट मीन्स 18 से बड़ा है, साउंड माइंड का है और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का पर्सन है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रिलेटेड टू माइनर। अब ये जो पॉइंट है लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, इसमें पहला पॉइंट है। हो रहा है बच्चों क्लियर? 3 चीजें आती है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में, माइनर, साउंड माइंड वाला और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, राइट। अब इसमें पहला जो है माइनर, प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन रिलेटेड भी, इसमें 6 मार्क्स का बन सकता है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर, तो ये अच्छे से समझना है। माइनर समझ गए बच्चे लोगों? 18 से कम। आप लोग, हो सकता है आप में से कोई 18 के अबव भी हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 11th-12th में होते हैं वो 18 से कम होते हैं। तो 18 से कम वाले को क्या लीगल प्रोविजन बने हैं इंडियन कोर्ट में, देखते हैं। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर आप किसी भी एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करने के सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वो शुरू से ही इलीगल है। वॉइड एब इनिशियो, इलीगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, राइट। ही इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट। अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो जो भी लॉस होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, आप ही जिम्मेदार होंगे। थर्ड पॉइंट, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, ओनली हिज प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर हिज एक्ट। बिल्कुल, अभी हम पढ़ने वाले हैं एजेंसी में। एजेंसी में 2 पर्सन होते हैं, प्रिंसिपल और एक एजेंट। प्रिंसिपल मतलब ओनर। ओनर अपने काम को करवाने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करता है, एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उसका नाम है एजेंट। एजेंट जो है वो माइनर हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल अपना काम कराने के लिए एक एजेंट रख सकता है जो कि माइनर हो, लेकिन जो भी लॉसेज होंगे एक प्रिंसिपल को ही बियर करने पड़ेंगे। जो भी अगर वो गलतियां करता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ही लेनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, फोर्थ पॉइंट, अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। अब यहाँ 2 चीजें आती है, रूल बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। बहुत लंबा खिंच जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपके बुक में है भी नहीं, तो मैं सिंपल रखता हूं इसको। देखिए, एस्टॉपल में क्या होता है, पार्टनर होता है एक तरह का, लेकिन वो फर्म का पार्टनर नहीं होता, आपका फ्रेंड की तरह होता है। वो इंप्रेशन देता है किसी अदर पार्टी को। मतलब सिंपल सा क्राइटेरिया ये है, थोड़ा सा डीप चला जाएगा, आपके ऊपर से जा सकता है, इसलिए मैं सिंपल रखता हूँ। देखो, इतना कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं आपके बुक में। अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ठीक है, अगर मान के चलिए एक पर्सन है जो कि माइनर है, ठीक है, उसने गलत तरीके से किसी भी एक एजेंसी का या किसी भी एक बिजनेस का पार्ट बन गया वो, और उसने उससे प्रॉफिट कमा लिया, तो वो कभी भी ये बोल के निकल सकता है कि भैया मैं तो माइनर हूं, अगर लॉस होता है तो मैं पैसे पे नहीं करूंगा, राइट। मगर मतलब सिंपल सी बात यह है कि माइनर जो है उसको आप फंसा नहीं सकते हो या वो फंस नहीं सकता। वो प्रॉफिट में तो अधिकार होगा उसका सारा, लेकिन लॉस अगर गलती से होता है कुछ उसको, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, राइट। तो माइनर इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एस्टॉपल में क्या होता है, अगर आपने अदर पार्टी को ये इंप्रेशन दिया है कि आप इस पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस के हिस्से हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी माइनर की, लॉस में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वो अपना पलड़ा झाड़ सकता है कि भैया मैं तो माइनर हूँ, आपने ही मुझे अपनी कंपनी में रखा था, इसलिए मैं प्रॉफिट में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, लॉस में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं करूंगा क्योंकि ये डीप टॉपिक है, राइट। अ माइनर इज लाइबल फॉर अ टॉर्ट, सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। यहाँ पर इंडियन कोर्ट ने बहुत अच्छा कर रखा है, या ये होना भी चाहिए कि अगर कोई बड़ा अपराध करता है एक माइनर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए, राइट। वहां पर उसको छूट नहीं मिलने वाली है। द पेरेंट ऑफ अ माइनर आर नॉट लाइबल फॉर द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर। वॉट, बिल्कुल ठीक है। जो एक माइनर है उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर वो कोई गलती करता है। माइनर कोई गलती करता है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस बच्चे की गलती के लिए, वो माइनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी इज नॉट अलाउड। मतलब रेटिफिकेशन मतलब कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब जो आपने गलत काम 18 से पहले कर रखे हैं वो 18 के बाद आपके ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होता, राइट। मेजोरिटी इज नॉट अलाउड। जो आपने गलत काम कर दिए वो बड़े होने के बाद भी वो गलत काम ही रहेंगे। मान के चलिए आपने कुछ ऐसा गलत काम करा था 18 से पहले जिस पे आपको जेल हो रही है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 18 के बाद जेल बंद हो जाएगी आपकी, राइट। आपको सजा मिलेगी ही,
राइट। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता माइनर। अगर एक ओनर उसको रखता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखता है, इलीगल तरीके से रखता है। प्रॉफिट में अधिकार होगा एक माइनर का, लेकिन लॉस में अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, पार्टनरशिप में भी सेम होता है। पार्टनरशिप में भी एक पार्टनर रख सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा माइनर लॉसेस के लिए। प्रॉफिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट उसको चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, दो चीजें मैंने बताई थी, यहाँ पर तीन चीजें बेसिकली बताई थी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर हो गया क्लियर, सारे पॉइंट हो गए क्लियर। सेकंड क्या है? बी। आप देख सकते हैं नोट्स में मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है आपको, ए बी सी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी थर्ड पॉइंट है, थर्ड का ए बी सी। बी में क्या है? प्रोविजन रिलेटेड विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का प्रोविजन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट Act lays down that the person is said to be of a sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it। देखिए, लॉ बोलता है, सेक्शन 12 बोलता है कि अगर एक पर्सन को हम साउंड माइंड कब बोल सकते हैं? तब ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को वो समझ पाए। दूसरा है, ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, मतलब वो रेशनल जजमेंट, मतलब उसका जो होशो आवास हो, मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस हो वो ठीक ठाक हो, मतलब वो अंडरस्टैंड कर पाए कॉन्ट्रैक्ट को, और अंडरस्टैंड करने के बाद सही डिसीजन ले पाए। उसको पता हो कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये मतलब वो अपने होशो हवास में हो, ये चाहता है हमारा लॉ। अनसाउंड माइंड में क्या होता है कि भाई साउंड माइंड का जब ही होगा जब वो क्या हो? केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो। एक लॉ, जो एक पर्सन है वो एक एक्ट को समझने में या उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने लायक हो, प्लस उसको समझने के बाद डिसीजन लेने लायक हो, रेशनल जजमेंट ले सके, तब हम कह सकते हैं कि भैया पर्सन क्या है? साउंड माइंड का है, राइट। नहीं तो क्या क्या होता है, कभी कभी कोई बीमार है, कोई इस हालत में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करो, और अपन ने उसके जबरदस्ती परमिशन ले लिया, साइन ले लिया, तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। उस समय हो सकता है भैया उसको होशावास ना हो, आपने उसके साइन ले लिया हो, तो लॉ बोलता है एक तो कॉन्ट्रैक्ट उसको समझ में आना चाहिए, प्लस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर उसको सही डिसीजन लेना आना चाहिए, तभी हम साउंड माइंड कहलाएंगे, नहीं तो वो अनसाउंड माइंड रहेगा, राइट। और इसमें आगे बोल रखा है इडियट, लुनेटिक, ड्रंकन, हाइपोनाइट पर्सन क्या है? अनसाउंड माइंड के कहलाते हैं। सिंपल है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सी आ गया हमारा, ए कर लिया माइनर, बी कर लिया हमने अनसाउंड माइंड, सी है हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन है? देखिए, in addition to minor and person of unsound mind, there are other person who are disqualified by law from contracting because of their political position, profession or legal status, either wholly or partially, so the agreement by such person are void। बिल्कुल ठीक है। कोई भी ऐसा काम करा हो आपने जो कि इलीगल हो, आपको कोई गलत चीज़ें सप्लाई करते हुए आपको पकड़ लिया गया हो, या किसी ने कोई बड़ा आरोप आप में लगा दिया गया हो, तो उसमें क्या होगा? आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है लॉ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो उस टाइम पीरियड में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको परमिशन नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की। हाँ, सिंपल है, राइट। पॉलिटिकल पोजीशन, प्रोफेशन और लीगल स्टेटस की वजह से अगर आप में डिस्क्वालिफिकेशन मिल गई है कोर्ट से, तो उस समय आप क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चैप्टर में अगर आपने अच्छे से नहीं समझा। अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लिए तो वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली मैंने डिफाइन कर रखा है। देखिए, पहला था एक्सेप्टेंस, लीगल प्रोविजन हमने पढ़ लिए उसके, राइट। पहला था ऑफर, राइट। सेकंड था एक्सेप्टेंस, उसके लीगल प्रोविजन पढ़ लिए हमने। ऑफर के पहला था ऑफर, उसके लीगल प्रोविजन, एक्सेप्टेंस था उसके लीगल प्रोविजन। थर्ड था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, उसमें 3 पार्ट थे। पहला माइनर, दूसरा क्या था? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तीसरा क्या था? तीसरा हमारा लास्ट जो पॉइंट था वो था डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। हो रहा है बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद फ्री कंसेंट। ये चौथा टॉपिक है, इसलिए मैंने 4 डाल रखा है आगे। हाँ, तक क्लियर हो रहा है? ये 4th टॉपिक है, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट में क्या चीज़ है? देखिए, फ्री कंसेंट में अच्छे से हमें समझना है फ्री कंसेंट होता क्या है। जब जो टर्म्स एंड कंडीशन में आप चाहते हैं या आपने ऑफर दिया है, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में अदर पार्टी को भी ऑफर को एक्सेप्ट करना है। एग्री अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, राइट। कंसेंट फ्री कब कहलाएगा? जब किसी का प्रेशर नहीं हो। 5 चीजें आती है कंसेंट में, अच्छे से पढ़ना है हमें। पहला आता है कॉशन, दूसरा आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा आता है फ्रॉड, चौथा आता है मिसरिप्रेजेंटेशन और 5वां आता है मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड,
मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें हमें पढ़नी है, ये अच्छे से याद रखना, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है फ्री कंसेंट में, क्योंकि ये बहुत कुछ है इसमें टॉपिक में। पहला है ए रिलेटेड टू कॉशन। कॉशन क्या होता है? किसी को प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, किसी को थ्रेटन, डराना, धमकाना और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, ये होता है हमारा कॉशन, राइट। इसमें लीगल प्रोविजन देख लो, द क्वेश्चन मस्ट बी थ्रेटनिंग टू कमिट, जी हाँ, डराना धमकाना, वो हमारा क्वेश्चन बोलता है। तो क्वेश्चन मस्ट बी अनलॉफुल डिटेनिंग, बिल्कुल अनलॉफुल डिटेन, किसी की प्रॉपर्टी आपने हड़प ली या उसको डरा धमका रहे हो कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे नाम है, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा तो हम आपकी प्रॉपर्टी खुद ले लेंगे। द एक्ट ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, इसमें आप क्या करते हो? प्रेशराइज करते हो उनको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, राइट। द इंडियन पीनल कोड में और मे नॉट बी इन फोर्स वेयर द क्वेश्चन इज कमिटेड, जरूरी नहीं है कि भैया इंडियन पीनल कोड वहां पर अलाउ हो या कोई धारा वहां पर लगी हो, कॉशन कॉशन ही है। अगर आप जयपुर में कोई गलत काम कर रहे हो, किसी को थ्रेटन कर रहे हो, वो दिल्ली में भी एप्लीकेबल होगा, वो मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, हर जगह एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो इंडियन पीनल कोड हर जगह जरूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो, लेकिन कॉशन कॉशन ही रहता है, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस और नो? चलिए, द एक्ट ऑफ क्वेश्चन में भी इनिशिएटेड बाय वन पर्सन इवन बाय स्ट्रेंजर, जी हाँ, आप स्ट्रेंजर भी क्वेश्चन कर सकता है। हो सकता है आप किसी को सुपारी दे दें, किसी को मारने की, किसी को धमकाने की, किसी को डराने की, राइट, तब भी वो क्वेश्चन ही कहलाएगा। द एक्ट ऑफ क्वेश्चन में भी इनिशिएटेड बाय इवन अ पर्सन, हो गया ये। 6 पॉइंट देख लेते हैं। थ्रेटनिंग ऑफ अ स्ट्राइक, देखिए ये पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा, 6 वाला। थ्रेटनिंग ऑफ स्ट्राइक टू एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉइज फॉर देयर लीगल डिमांड इज नॉट कंसिडर्ड एट कॉशन। अब कई चीजें ऐसी बता रखी है कि जो कॉशन नहीं कहलाएगी, जैसे कि एम्प्लॉयज का स्ट्राइक करना, किस लिए? उनको सैलरी ना मिल, अगर मान के चलिए किसी मंथ की किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली और उसने अपनी कंपनी में स्ट्राइक कर दी या बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो वो कॉशन नहीं है, वो सही डिमांड है, वो सही चीज के लिए प्रेशर डाल रहे हैं अपने मैनेजमेंट में या कंपनी में, तो वो कॉशन नहीं कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कॉशन के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, 6 के 6। चलिए, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्या है अब? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब दो पार्टीज एक ऑफर दे रही है और एक्सेप्ट कर रही है, एक ऑफर दे रही है और एक्सेप्ट कर रही है, तो दोनों में से एक पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? दोनों में से जब एक पार्टी पावरफुल होती है और दूसरी पार्टी को उसकी पावर के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही करना पड़ता है, हम उसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक पेरेंट्स या फिर फादर एक सन के बीच अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अगर फादर ने कोई काम बोला है, चाहे वो गलत भी है, एक बच्चे को करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को अगर कोई टीचर ने कोई काम बोला है तो स्टूडेंट को करना पड़ेगा, वो सही हो या गलत हो। तो ये क्या है? दोनों के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब दोनों में से एक पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है जो कि दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एक डोमिनेंट पोजीशन में होती है, दूसरी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, उसके जो फॉलोवर है, उनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अगर पार्टी का लीडर कुछ बोलेगा तो उसके फॉलोअर्स को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये क्या कहलाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस या अंडर इन्फ्लुएंस, दोनों एक चीज है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? फिर आता है फ्रॉड हमारा, प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रॉड क्या है हमारा? फ्रॉड नॉर्मल सी चीज है। अगर आप किसी पर्सन का इंटेंशनली कोई गलत काम चाह रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली जानबूझकर अगर आप किसी पर्सन के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत चाह रहे हैं या इलीगल चीज उसके लिए प्लान कर रहे हैं, वो क्या है? फ्रॉड। कई चीजें हैं। चलिए अब देख लेते हैं सीधा लीगल प्रोविजन क्या है फ्रॉड से रिलेटेड, राइट। फ्रॉड आ गया समझ में आपको, उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन कौन कौन से हैं वो अब हमें देखने हैं, राइट। सबसे पहला देखिए, अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। मतलब ये अलाउ करना या स्वीकृति देना या अलाउंस देना कि भैया जानबूझकर कोई गलती करना, मतलब आपको पता था फिर भी आपने बोला कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, मतलब आपको पता था कि भाई कुछ गलत हो सकता है या कुछ गड़बड़ी हो सकती है, फिर भी आपने कह दिया हाँ भैया ठीक है, ये फ्रॉड कहलाएगा, राइट। रिप्रेजेंटेशन और असर्शन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, राइट। आपने जो गलत काम था, पता था आपको गलत है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड, राइट। टू डिसीव वन अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को धोखा देना, ये भी क्या कहलाएगा? ये हमारा फ्रॉड कहलाएगा। टू परफॉर्म एनी एक्ट विच इज डिक्लेयर है डिसीविंग एक्टिविटी बाय लॉ। टू परफॉर्म एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम करना जो कानून के अंदर में क्या है? फ्रॉड है या धोखाधड़ी है, वो हमारा फ्रॉड कहलाएगा। समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो कंसिडर एज फ्रॉड। जी हाँ, अगर आपने कोई गलत काम देखा है और आपको गवाही के लिए पुलिस में बुलाया गया है या मतलब कोर्ट में बुलाया गया है और आप चुप हैं, तो तब भी आप फ्रॉड कहलाएंगे, राइट। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई कर रखा है।
कभी कभी चुप रहना, गलत काम देखकर गलत काम कर चुप रहना भी फ्रॉड कहलाता है। यस और नो? चलिए, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझकर कुछ छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, राइट, एक्टिवली मतलब जानबूझ के कुछ छुपाना भी फ्रॉड कहलाता है। तो ये 5 चीजें हैं, अच्छे से हमें लर्न करनी है। आगे है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स representation which is made innocently. A representation means a statement of fact made by one party to the other with a view to induce the other party to enter into a contract. ये क्या है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। मतलब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपने कोई चीज, मतलब एक मान के चलिए एक दुकानदार है, राइट, उसने क्या हुआ, उसका काम है, कस्टमर आए, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा दिए, राइट। अब उसने जो बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए हैं और उसने जो प्रोडक्ट पैक करें उसके अकॉर्डिंग तो उसने सारे प्रोडक्ट अच्छे पैक करें, लेकिन कोई खराब प्रोडक्ट निकल गया मान के चलिए, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। मतलब दुकानदार ने अपने तरफ से सारी केयरफुलनेस बढ़ती थी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोडक्ट गलत निकल जाता है जो कि उसको भी नहीं पता, वो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, राइट। लिखा है इसमें, अ रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अदर विद अ व्यू टू इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसमें क्या है कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स जो पर्सन है वो इनोसेंट है, राइट। फ्रॉड में क्या था, आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, यहाँ पर जानबूझ के गलती नहीं कर रहे। होता है दुकानदार कभी कभी बिल्कुल सच्चा होता है, उसने जो भी चीज़ आपको दिखाई भी होती है वो सारी ठीक होती है। मान के चलिए आपने एक चीज़ देखी जो उसने दिखाई और आपने बोल दिया 10 ऐसे ही चीज़ पैक कर दो। अब वो सारी पैकिंग वो खुद तो देखेगा नहीं, आपकी भी गलती है कि आपको अगर कोई 10 चीज़ें ले रहे तो वो देख के लो। अब उसमें से कोई गलत चीज़ निकलती है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा, फ्रॉड का नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड इनोसेंटली, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच मेड इनोसेंटली। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया मतलब गलती से गलती हो गई, बोलते हैं ना हम, गलती से गलती हो गई, मतलब आप अपनी जगह ठीक थे लेकिन आपसे छोटी मोटी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। चलिए, इसका लास्ट प्रोविजन है मिस्टेक। 5 चीजें हैं फ्री कंसेंट में, 5 चीजें हैं फ्री कंसेंट में, सारी समझ में आ रही है। ई है हमारा रिलेटेड टू मिस्टेक। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए मिस्टेक देखते हैं क्या है। देखिए, According to section 20 of the Indian Contract, mistake is a misconception or misunderstanding or erroneous belief that something when the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception or erroneous belief, the contract is said to be induced by mistake. Mistake में क्या है? नॉर्मल सी है, गलती होना। मिस्टेक नॉर्मल सा है, मिस्टेक गलती होना। लॉ गलती को गलती कब मानता है? जब दोनों पार्टी से गलती हो जाए। बोलता है जब तो कुछ गड़बड़ है, राइट। एक पार्टी से अगर कुछ गलती हो रही है तो लॉ कहता है ठीक है भाई, इंटेंशनली उसका मतलब इंटेंशन नहीं था गलती करने का, लेकिन उससे गलती हो गई। लेकिन दोनों पार्टी, बोथ द पार्टीज जब गलती कर देती है तब कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड बन जाता है या इलीगल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, मिस्टेक इज अ मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती हो जाती है, राइट। देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऑफर वाले ने कुछ और ऑफर दिया था, कुछ और दूसरा एक्सेप्टेंस वाले ने कुछ और समझा, तो ये क्या हो गई? गलती हो गई, राइट। ये दोनों पार्टी से गलती हो गई, राइट। एक पार्टी अगर कुछ गलत सुना था उसको ठीक कर दे कि भैया तुमने ये बोला था, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं था कहने का, एक पार्टी की गलती थी, राइट। लेकिन दोनों पार्टी से अगर कोई गलती हो जाए, राइट, उसने काम बोला था कि भाई दिल्ली में जाके काम करना है, उसने सुना उत्तर प्रदेश में जाके काम करना है, तो दोनों पार्टी से गलती हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर मिस्टेक भी क्या होता है? फ्री कंसेंट में ये 5 चीजें आती हैं जिसमें लास्ट था हमारा मिस्टेक, राइट। तो मिस्टेक भी उस प्रोविजन का ही, फ्री कंसेंट का ही पार्ट है। तो फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, 5 चीजें थी जो हमने मिस्टेक के अंदर देखी थी, राइट। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कॉशन नहीं होना चाहिए, राइट। कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब हमारा क्या कहलाएगा? कंसेंट। कंसेंट की डेफिनेशन वापस अगर आप पढ़ेंगे, सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या कहेगा? कॉशन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली दोनों पार्टी से। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये था हमारा क्या? फ्री कंसेंट था, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। देखिए, इसके आगे का हमारा है कंसिडरेशन, जो कि हम
कल वाले वीडियो में करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने कंसिडरेशन भी आज कवर कर लिया तो बहुत एक तो लंबा वीडियो बन जाएगा, प्लस ये लीगल जो टॉपिक है, लॉ के टॉपिक है, उनको बार बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तब आपके अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशंस और उसके लीगल प्रोविजन, राइट। अब हम इसको मतलब 10 चैप्टर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट आपको आज हो रहा है, ये कल होगा, फिर उसके बाद आपको मतलब 2 दिन के अंदर कोशिश करूंगा पूरा तीनों पार्ट में अपलोड कर दूंगा, ताकि हमारा जो टारगेट है, राइट, 18 से पहले आपको मुझे पूरा तैयार करना है। सारे चैप्टर्स का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, हम सब कुछ मैं आपको 3 दिन का टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए देने वाला हूं। तो आई होप सो मेरी एफर्ट को आप सराहेंगे, एटलीस्ट लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी स्प्रेड करेंगे ये बातें कि भैया रिवीजन चल रहा है बिजनेस स्टडीज़ का, आरबीएससी स्पेशल रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप बने रहेंगे इस चैनल पे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सहूलियत के लिए, अपने इजीनेस के लिए आपने नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लिए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरे चैप्टर वाइज नोट्स हैं। जिन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स आपको डाउनलोड करने को भी दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ अलग कुछ चीज़ होने वाली नहीं है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।